दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साथ। आज का अपना टॉपिक है राज्य सरकार के अंतर्गत न्यायपालिका। इसके पहले हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में पढ़ लिया है। आज हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे और न्यायपालिका में आज हम उच्च न्यायालय और न्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। न्यायपालिका, उच्च न्यायालय एवं न्यायाधीश। न्यायपालिका को जो शुरू करते हैं तो उसके पहले ये जान लेते हैं कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एक घटक है किसी भी सरकार में, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में जुड़ी हुई होती है, परंतु न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और ये निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करती है। राज्य सरकारों में न्यायपालिका में जो सबसे बड़ी जो उसका पॉइंट होता है वो उच्च न्यायालय होता है। जैसे केंद्र सरकार में सर्वोच्च न्यायालय था, केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार में हाई कोर्ट, जिसको हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं। केंद्र में उच्चतम न्यायालय के पश्चात न्यायपालिका में उच्च न्यायालय का स्थान होता है। केंद्र लेवल पर जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके पश्चात हाई कोर्ट का या उच्च न्यायालय का स्थान आता है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है। तो दोस्तों अभी भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत में जो उच्च न्यायालय हैं वो 25 हैं। तो इसमें ये कहीं ना कहीं ये बात है कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय नहीं है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक है, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक है। तो इस तरह से या तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक न्यायालय हो सकता है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में बना। सबसे पहले जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे उसी समय सबसे पहला उच्च न्यायालय बना 1862 में कलकत्ता में, फिर बम्बई और मद्रास में स्थापित किए गए। उसके बाद फिर 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, ये आज़ादी के पहले हमारे देश में उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी थी। सबसे पहले 1862 में कलकत्ता में, बम्बई और मद्रास में, और फिर 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ये जो 24 है वो तब का है जब हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग नहीं हुए थे, परंतु अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद वहाँ पर भी उच्च न्यायालय बन गया है। तो वर्तमान में भारत में 24 नहीं 25 उच्च न्यायालय हैं। याद रखना दोस्तों, भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। अगला है उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय किस तरह से बना होता है? अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है। जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट या जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें भी एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक वैसे ही प्रत्येक उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण और नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति होते हैं वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितनी संख्या में रहेंगे और उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। और उधर सुप्रीम कोर्ट में भी यही काम होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रपति के द्वारा ही। न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह से होती है? अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद संविधान का जो अनुच्छेद 217 का पॉइंट 1 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कॉलेजियम और राज्यपाल का परामर्श, ये सब मिलकर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन लेते हैं? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, फिर कॉलेजियम। ये कॉलेजियम इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो न्यायाधीशों का समूह होता है उसको कॉलेजियम कहते हैं और उनका वो परामर्श देते हैं कि भाई इनमें से आप नाम दे सकते हैं, तो उस कॉलेजियम से। और फिर राज्यपाल का परामर्श, ये सब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक होता है। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से करता है। अब यहाँ पर एक तो एक कॉलेजियम शब्द हट गया और एक नया शब्द जुड़ गया
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पहले हम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो की थी, अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी भाग लेते हैं। न्यायाधीश की योग्यताएं, जो भी न्यायाधीश बनता है उनकी क्या योग्यता होती है। अनुच्छेद 217(2) के अनुसार न्यायाधीश की नियुक्ति में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। पहला है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है उच्चतम न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है ना, या तो वो कम से कम 10 साल तक वो एडवोकेट या वकील के रूप में उन्होंने काम किया हो, तो वो उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। इनके कार्यकाल पढ़ लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत न्यायाधीश के कार्यकाल संबंधी प्रावधान है कि वह 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेंगे। और उधर सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 65 वर्ष तक की आयु तक पद धारण था। इधर हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। जो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। न्यायाधीश को संसद के दोनों सदन के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। अगर इनको हटाना भी है, जैसे अपने उस उधर केंद्र में पढ़ा था जो महाभियोग लगता है, तो यहाँ पर भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदन के 2/3 बहुमत यानी लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होता है उससे राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीश द्वारा शपथ, अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। या तो राज्यपाल या राज्यपाल महोदय किसी व्यक्ति को नियुक्त करे, भाई मेरी जगह पर ये होंगे, तो उनके सामने उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेते हैं। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, अनुच्छेद 222 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भी कैसे करते हैं? उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही करते हैं। न्यायाधीशों को वेतन, कितना वेतन मिलता है इनको? अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। संसद है वो तय करती है, लोकसभा और राज्यसभा मिल करके, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितना वेतन दिया जाएगा। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया होती है इनकी, कि जैसे हमने देखा था कि उच्च न्यायालय की जो नियुक्ति होती है उसमें जो भी अपने राष्ट्रपति हैं या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो सभी भाग लेते हैं। तो उनकी एक विशेष प्रक्रिया जिसमें कार्यपालिका ये जो अपने मुख्यमंत्री हैं या उनका मंत्रिमंडल है, उनका कोई हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं होता है। तो नियुक्ति के लिए इनकी विशेष प्रक्रिया है, ये उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता है। दूसरा है एक निश्चित कार्यकाल है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका एक निश्चित कार्यकाल है कि वो 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। इसके बाद उनको हटना होता है और हटने के बाद भी वो किसी अन्य न्यायालय में अपना कार्य कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उसके लिए भी कई सारी बाध्यताएं हैं। तो ये उच्च न्यायालय की एक स्वतंत्रता है। फिर है संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं होती। संसद के अंदर न्यायाधीशों के जो निर्णय होते हैं उनके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं होती, केवल उनके आचरण पर महाभियोग लगाना है उसी के ऊपर चर्चा होती है। तो ये इससे मुक्त हैं, जिनको अपन उन्मुक्तियाँ कहते हैं। केवल महाभियोग के ऊपर चर्चा होगी, इसके अलावा उनके निर्णयों पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो ये उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद अन्य न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका है। ये भी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो वहां से अवकाश ग्रहण करने के बाद, यानी वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद या वहां से अपना काम खत्म करने या इस्तीफा देने के बाद अन्य न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका है। निजी रूप से अपना कार्य नहीं कर सकते वो। कार्यपालिका से पृथक्करण, ये जो उच्च न्यायालय हमारा वो कार्यपालिका से अलग है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका वो दोनों अपने आप में अलग है
और जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है चाहे या सर्वोच्च न्यायालय कहें अपन, वो दोनों इस कार्यपालिका या व्यवस्थापिका से अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र एवं शक्तियाँ। पहला है मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी यदि विवाद होते हैं, दोस्तों संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद का मतलब ये होता है कि ये जो मामले हैं ये फिर उच्च न्यायालय के अलावा और कहीं सुनवाई नहीं होगी इनकी, इसलिए इनको मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में रखा गया है। क्योंकि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का जो निर्वाचन संबंधी विवाद है वो फिर उससे छोटी वाली जो अदालतें होती है उनमें ये काम नहीं हो सकता, इसलिए इनको मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में रखा है। दूसरा है राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद, और ये भी राज्य लेवल की एक बात होती है, राजस्व का एकत्रीकरण करना, तो ये भी राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद भी यहाँ उच्च न्यायालय में आता है, और ये भी इसका मूल और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसके अलावा और कहीं नहीं। अगला है मौलिक अधिकार, जो हमारे नागरिकों के मिले हुए हैं, उन मौलिक अधिकार, वसीयत, विवाह विधि, कंपनी कानून और विवाह विच्छेद आदि जो मुकदमे हैं वो भी मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, जो उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र और शक्तियाँ गिनी जाती हैं। अगला है रीट या याचिका अधिकारिता। रीट या याचिका अधिकारिता में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा ये याचिका जारी कर सकते हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकार के लिए याचिका जारी कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है अपना या सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकार के लिए याचिका जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के अनुसार, जबकि उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों या अधिकारों के लिए भी याचिका जारी कर सकता है। तो ये जो उच्च न्यायालय है उसको ये अलग से क्षेत्राधिकार या अलग से एक अधिकार दिया हुआ है कि जो काम केवल जो उच्चतम न्यायालय है वो केवल मौलिक अधिकार के लिए याचिका जारी कर सकता है, जबकि जो उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों या अधिकारों के लिए भी याचिका जारी कर सकता है। अगला है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपील करने का क्षेत्राधिकार। ये सब चीज़ें हमने दोस्तों जो अपना सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था हमने सर्वोच्च न्यायालय, उसमें ये सब चीज़ें देखी थी, तो उनको एक बार कंपेयर ज़रूर कर लेना दोनों से, ताकि आपको ये फिर लाइफ टाइम याद रह जाए। अपीलीय क्षेत्राधिकार में सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, सिविल अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है वो आयकर, पेटेंट, डिज़ाइन, उत्तराधिकार, इन सब मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये जितने भी मामले हैं आयकर संबंधी या पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकार मामले जितने भी हैं वो जिला न्यायालय में अगर इनका कोई सुनवाई हुई और उनके ऊपर जो फैसला आया तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दूसरा है आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। यदि कोई अपराध का मामला है, जैसे किसी अपराधी को कारावास या मृत्युदंड के विरुद्ध, मतलब किसी अपराधी को कारावास या मृत्युदंड मिल गया तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये अपील आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार है। फिर है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। जिस मुकदमे में संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, जैसे संविधान संबंधी अगर कोई ऐसी कोई बात आ गई हो मुकदमे में, तो उस संविधान संबंधी व्याख्या का प्रश्न हो, उससे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो ये थे दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का मतलब होता है कि उसके जो फैसले होते हैं वो अन्य छोटी अदालतों में उनको फिर मानने पड़ेंगे। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। अगर उनका जो फैसला हो गया और उस फैसले को अगर कोई नहीं मानता है तो उसके लिए दंड देने की शक्ति अपने उच्च न्यायालय को है। उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाते हैं। उच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिए वो एक रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखते हैं और अधीनस्थ न्यायालय में ये कानून की तरह कार्य करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय जो हैं उनको फिर ये कानून की तरह, कानून के रूप में उनको कार्य करना पड़ेगा। अगला है दोस्तों प्रशासन संबंधी अधिकार। उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालय के पत्र या निर्णय को मंगवा सकता है और उनकी जांच पड़ताल करवा सकता है। उच्च न्यायालय जो है अपना जो हाई कोर्ट है वो उसके अधीन जो भी न्यायालय है उनके पत्र या उनके निर्णय को मंगवा सकते हैं और उनकी जांच पड़ताल करवा सकते हैं कि उन्होंने ये सही काम किया या गलत काम किया है। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन नहीं करें,
ठीक है ना, उच्च न्यायालय के अधीन में जितने भी छोटे अदालतें हैं वो अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन नहीं करें और कर्तव्य के अनुसार काम करें, यह ध्यान भी उच्च न्यायालय को रखना होगा। तो उच्च न्यायालय उनके अधीन न्यायालयों के ऊपर भी अपना कंट्रोल रखते हैं। किसी भी वाद को एक न्यायालय से हटा करके दूसरे न्यायालय में विचार या निर्णय के लिए भेज सकते हैं। कोई मामला कहीं किसी कोर्ट में चल रहा है तो उस कोर्ट से हटा करके दूसरे कोर्ट में वो मामला भेज सकते हैं, ये भी उच्च न्यायालय को अधिकार है प्रशासन संबंधी। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। उच्च न्यायालय केंद्र और राज्य विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा केंद्र सरकार कोई ऐसा आदेश पारित कर लेते हैं या कैसे कोई विधेयक कानून बना देते हैं या राज्य विधायिका ऐसा काम कर देते हैं या कोई कार्यपालिका ऐसा काम कर देते हैं तो इन कार्यों को सही है या गलत है ऐसा घोषित कर सकते हैं, ये उच्च न्यायालय को अधिकार है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।